वेलकम डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने इतिहास की बात की थी और इस वीडियो में हम इतिहास की बात करेंगे, लेकिन जो पढ़ लिया था उसके अगले भाग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कुछ इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। मैंने आपको एक का नाम बताया था प्राचीन काल, ठीक है। ये पिछले वीडियो में जो पढ़ा था उसको एक बार 2 मिनट में बता देता हूँ, उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। दूसरा जो नाम था वो था मध्यकाल। कौन सा काल था? मध्यकाल, ठीक है। 3 नंबर था वो आधुनिक काल था। तो कुछ इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को जानने के लिए, समझने के लिए 3 अलग अलग भागों में बांटा था, जिसमें एक नाम प्राचीन काल, 2 मध्यकाल, 3 आधुनिक काल था। अब देखो, जो प्राचीन काल था इसमें पुराने इतिहास की बात की गई थी, आदि मानव से लगाकर मौर्य काल तक, और जो मध्यकाल था उसके अंदर मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात की गई थी। लेकिन जो आधुनिक काल है वो इतिहासकारों ने जो बताया था उसके अंदर उन्होंने बताया था कि आधुनिक काल के अंदर जो विकसित भाग है भारत का, या विज्ञान के तर्क की बात की गई। आधुनिक काल के अंदर विज्ञान के तर्क की बात की गई, और विज्ञान के तर्क के साथ साथ के अंदर जो नए पहलू हैं जिसमें विकसित भारत की बात की गई, ठीक है। आधुनिक काल का मतलब ये हो गया कि इस दौर के समय विज्ञान ने अपना दौर आगे, जो विकसित रूप था वो लेना शुरू कर दिया। देश के अंदर व्यापार बढ़ने लग गया। ये जो काल था वो आधुनिक काल था। आधुनिक काल की जो परिभाषा है वो यूरोपीय देशों के अनुसार अलग थी। यूरोपीय देश आधुनिक काल की अवधारणा अलग मानते थे। तो यूरोपीय देशों की जो अवधारणा थी वो अलग थी। अवधारणा क्या थी कि यूरोपीय जो देश थे वो ये समझते थे कि ऐसा कोई देश जिसके अंदर अगर देश के निवासी आज़ादी के रूप में रह रहे हैं, स्वतंत्र रह रहे हैं, तो वो है आधुनिक काल के अंदर। लेकिन आधुनिक काल के अंदर भारत स्वतंत्र नहीं था। उस समय अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ भारत को गुलाम बनाए रखे हुए थे। तो आज़ादी जो भारत को नहीं मिली थी, तो अपन ये नहीं कह सकते कि इस समय भारत के अंदर आधुनिक काल था, क्योंकि यूरोपीय परिभाषा या अवधारणा ये कहती है कि भारत के अंदर जो काल था उस समय का, जब अंग्रेज़ थे, वो आधुनिक काल था। लेकिन आधुनिक काल का मतलब ये हुआ कि भारत के जो निवासी हैं वो क्या हैं? आज़ाद हैं, या वो स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं। लेकिन यहाँ अंग्रेज़ भारत को क्या बनाए रखे हुए थे? गुलाम। तो अंग्रेज़ों के अनुसार तो आधुनिक काल था, लेकिन भारतीय इतिहासकार इस काल को आधुनिक काल नहीं कहते थे। भारतीय इतिहासकार इस आधुनिक काल को औपनिवेशिक काल कहते थे। कौन सा काल कहते थे? औपनिवेशिक काल। अब बात करेंगे अपन औपनिवेशिक काल क्या होता है और औपनिवेशीकरण क्या होता है। औपनिवेशिक काल के अंदर क्या होता था कि एक देश द्वारा, एक विकसित देश द्वारा छोटे या मध्य देश के ऊपर आक्रमण करके वहाँ अधिकार जमा लेना। क्या जमा लेना? अधिकार। जैसे मान लो किसी बड़े विकसित देश ने छोटे देश के अंदर वहाँ अधिकार जमा लिया, अपना प्रशासन व्यवस्था वहाँ शुरू कर दी, व्यापार करना शुरू कर दिया। इससे क्या होने लग गया कि उस देश के जो अधिकार हैं, उस देश का जो विकसित होने का जो तरीका है वो धीरे धीरे ठप होने लग गया। जैसे भारत के अंदर जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने अपनी जो यूरोपीय संस्कृति थी वो भारत के अंदर थोपना शुरू कर दी। तो इससे संस्कृति भी प्रभावित हुई है। जब एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करके वहाँ अपना अधिकार जमा लेता है तो इससे यूरोपीय या उस देश की जो संस्कृति है वो भी प्रभावित होती है। अंग्रेज़ भारत के अंदर आए, ठीक है, और अब अंग्रेज़ भारत के अंदर आए तो अपने साथ में अपनी संस्कृति लेकर आए, अपने रीति रिवाज लेकर आए, और जब रीति रिवाज लेकर आए तो भारत के अंदर भी उस भारतीय रीति रिवाजों पर प्रभाव पड़ा। भारत के अधिकतर लोग क्या करने लगे? यूरोपीय रीति रिवाजों को अपनाने लगे, जिससे भारतीय संस्कृति पर एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होने लग गया। ये जो बात कर ली थी उसके बाद में अपन बात करेंगे औपनिवेशीकरण की, कि औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं। तो औपनिवेशीकरण की जो परिभाषा है वो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं। पहली बात है कि अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बनाए रखा था। तो अगर इस परिभाषा की बात करें कि एक देश द्वारा दूसरे देश को गुलाम बनाकर वहाँ अधिकार जमा कर लेना, और वहाँ जो प्रशासन व्यवस्था है
वो अपनी खुद की लागू कर देना। तो ये जो भारत के लिए होगा वो होगा औपनिवेशीकरण। तो भारत एक औपनिवेशीकरण देश के रूप में आगे बढ़ने लग गया। यहाँ के लोग जो आधुनिक काल नहीं कहते थे, वो बोलते थे औपनिवेशीकरण। अंग्रेज मानते थे आधुनिक काल, जबकि भारत के जो इतिहासकार है वो औपनिवेशीकरण मानते थे। तो इस प्रकार जो औपनिवेशीकरण की जो परिभाषा है वो यही थी कि एक देश द्वारा दूसरे देश के ऊपर जो गुलाम बनाने के बाद में जो वहाँ की प्रशासन व्यवस्था लागू कर दी, तो धीरे धीरे भारत की कंडीशन खराब होने लग गई। इससे क्या होगा कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे खराब होने लग गई। उसके बाद में जो सामाजिक स्थिति है वो भी भारत की धीरे धीरे खराब होने लग गई। उसके अलावा जो राजनीतिक व्यवस्था है वो भी धीरे धीरे खराब होने लग गई। तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और 4 नंबर जो सांस्कृतिक कंडीशन है वो भी भारत की धीरे धीरे खराब होने लगी। जैसे यूरोपीय देशों ने भारत पर आक्रमण करके अपनी खुद की संस्कृति थोप ली, जिससे भारतीय संस्कृति प्रभावित हुई और भारत के निवासी धीरे धीरे क्या करने लगे, पश्चिमी संस्कृति को अपनाने लगे और अपनी खुद की जो संस्कृति है उसको भूलने लग गए। तो इससे भारत की जो हर प्रकार की जो कंडीशन है, चाहे आर्थिक हो या सामाजिक हो या राजनीतिक हो या सांस्कृतिक, प्रभावित होकर भारत जिस देश के रूप में आगे बढ़ना चाहिए था, अंग्रेजों की वजह से धीरे धीरे भारत को काफ़ी नुकसान होने लग गया। तो औपनिवेशीकरण के बाद में भारत के इतिहास की कड़ी आगे बढ़ती रहती है, लेकिन ये जो सारी जानकारी है वो इतिहास की हमें कहाँ से मिलती है? तो कहाँ से मिलती है, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने समय समय पर भारत के अंदर अभिलेखागार बनाए, अभिलेखागार, ठीक है। उसके साथ साथ में अंग्रेज़ों ने भारत के अंदर संग्रहालय भी बनाए और संग्रहालयों के अंदर भारत के जो बातें थी, भारत की रिपोर्ट की, वो इनके अंदर उन्होंने सुरक्षित रखी। जिस समय भारत के अंदर अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने जो अपनी नीतियाँ बनाई, अंग्रेज़ों ने जो अपनी योजनाएं बनाई उन्होंने, उसके साथ साथ में अंग्रेज़ों ने जो फैसले लिए, अंग्रेज़ों ने जो नीतिगत फैसले लिए, उन फैसलों को उन्होंने अनेक किताबों के माध्यम से संग्रहित करके अलग अलग अभिलेखागार और संग्रहालयों में सुरक्षित रखे। इससे आने वाले समय के लोगों ने, इतिहासकारों ने पढ़ा और उस समय की जो कंडीशन है उनको समझा। यदि अपन ये मान लेते हैं कि अगर ये उस समय अंग्रेज़ों ने उस समय की योजनाओं को अगर संजो कर नहीं रखा होता, तो शायद आज की इतिहास के बारे में अपन ये नहीं कह सकते हैं कि आज की क्या कंडीशन होती, क्योंकि उस समय जो अंग्रेज़ थे उन्होंने उस समय की सारी कंडीशन को संजो कर रखने की वजह से आज हम अंग्रेज़ों के बारे में और उस समय की आर्थिक कंडीशनों के बारे में समझ पा रहे हैं। तो आपको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि इस बात को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पुराने समय में जो इतिहास के स्रोत थे वो कौन कौन से थे। तो पुराने समय में जो इतिहास के स्रोत हैं, जिसके अंदर आपको एक नाम याद करना है, जैसे एक तो स्तंभ भी थे, इसके अलावा शिलालेख भी थे। इन शिलालेखों के माध्यम से भी अपन को इतिहास के बारे में पता लगता है। इसके अलावा गुफाओं की दीवारों पर भी अनेक लोगों ने इतिहास के बारे में लिखा। इसके साथ में अपन को उस समय की जो पांडुलिपियाँ थी, उन पांडुलिपियों के माध्यम से भी इतिहास से संबंधित बातें पता लगती हैं। लेकिन जैसे भारत के अंदर कागज़ का आविष्कार हुआ, कागज़ की बढ़ती हुई चीज़ें हैं, प्रतिलिपियाँ होने लगी, तो इतिहास की जो बातें हैं वो लोगों तक, जन जन तक पहुंचने लग गई, जिससे लोग इतिहास के बारे में उस समय के जो समाज सुधारक थे उनकी भी बातें लोगों के मन में आने लगी और उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उस समय अंग्रेज़ों ने क्या शुरू कर दिया, प्रशासन अभिलेख तैयार करना शुरू कर दिया। प्रशासन अभिलेख बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने अलग अलग स्थानों पर बड़े बड़े संग्रहालय खोलना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने उस समय अनेक प्रकार के पुस्तकालय भी खोले और उन पुस्तकालयों में उससे संबंधित बातें और किताबें, अलग प्रकार की रिपोर्टें भी संजो कर रखने लग गए थे। इसके साथ में अंग्रेज़ों ने अलग अलग प्रकार की तहसीलों के अंदर दफ्तर खोलना शुरू कर दिए, कमिश्नर के भी दफ्तर खोलना शुरू कर दिए और प्रांतीय सचिवालय भी बनाए उन्होंने, ताकि उन सचिवालयों के अंदर अंग्रेज़ों की नीतियों की जो रिपोर्ट हैं वो वहाँ पर रख सके और उसके बाद में रिपोर्टों को पढ़कर उस पर फैसला लेना या उन पर टिप्पणी करना, ये भी उस समय के अंग्रेज़ों के लिए ज़रूरी था। उसके बाद में जो उन्होंने अलग अलग जगह पर कचहरी का निर्माण भी शुरू कर दिया। इससे अपन ये कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने ये अपने मन में रखा होगा कि जब आने वाले समय में कभी किसी नीति या फैसले का विचार विमर्श करना पड़ेगा,
तब हम इन बातों को आराम से पढ़ भी सकते हैं और उन पर विचार विमर्श भी कर सकते हैं। तो उस समय के अंग्रेज़ों की जो ये नीतियाँ थी, इस नीतियों से अपन ये कह सकते हैं कि भारत के वर्तमान इतिहास की जो जानकारी अपन को मिलती हैं वो अंग्रेज़ों के द्वारा जो प्रशासन अभिलेख तैयार किए गए हैं उनसे मिलती हैं। ठीक है। इसके अलावा इतिहास के अंदर जो बातें लिखी गई हैं उस समय प्रिंटिंग मशीन नहीं होने की वजह से जो बातें हैं वो सब हाथ से लिखते थे। कैसे लिखते थे? हाथ से। हाथ से लिखने का जो काम है वो कौन करते थे? खुसन विसी या सुलेख विसी बोलते थे, सुलेखन विसी। अब जो खुसन विसी लोग हैं वो ऐसे लोग होते थे जो सुंदर रूप से ढंग से लिखने का कार्य करते थे। तो ऐसे लोग जो सुंदर ढंग से लिखने का काम करते थे, सुंदर ढंग से लिखने का काम करते थे, उन लोगों को खुसन विसी कहते थे। तो खुसन विसी ऐसे लोग थे जो सरकारी रिपोर्टों को पेज पर या कागज़ पर सुंदर रूप से लिखते थे। ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने इनके माध्यम से अपनी रिपोर्टों को तैयार करना शुरू कर दिया और इन रिपोर्टों को वो अपने सचिवालय के अंदर या तहसील के दफ्तर के अंदर या कमिश्नर के दफ्तर के अंदर संजो कर रखते। और आने वाले समय में जब कभी भी अंग्रेज़ों को लगता कि इस फैसले पर वापस विचार या टिप्पणी करनी है तो उन दफ्तरों से वो रिपोर्टों को निकाल करके उनको वापस पढ़ते थे और आने वाले समय के लिए फैसले लेते थे। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों ने अपने प्रशासन व्यवस्था के अंदर अलग अलग प्रकार से सुधार किया और भारत के अंदर इतिहास के स्रोत के रूप में आज भी वो विद्यमान है। पुराने समय के जो स्रोत थे जिसके अंदर अपने बात की थी, एक तो अभिलेख की। ठीक है। तो अभिलेख के अंदर भी जो उस समय शिलालेख थे वो विशेष करते। शिलालेखों के माध्यम से अपन को इतिहास की बात की जानकारी मिल जाती है। शिलालेख अलग अलग प्रकार के होते थे और शिलालेख किसे कहते हैं कि किसी भी पत्थर पर खुदवा कर यदि कोई बात लिखी गई है तो वो क्या है? शिलालेख। शिला मतलब पत्थर पर कोई बात लिखी गई है। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने औपनिवेशीकरण के अंदर भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया और भारत के अंदर जो संस्कृति थी वो उस समय की थी। मान लेते हैं कि उस समय जो अपन को रिपोर्ट मिलती है उस रिपोर्ट के अंदर अपन को जानकारी मिलती है कि उस समय अंग्रेज़ों की क्या नीतियाँ थी। लेकिन जो अंग्रेज़ों के अलावा जो नीतियाँ थी उनको कैसे अपन समझ सकते हैं? जैसे मान लो अपन जो कमिश्नर के दफ्तर हैं या तहसील के जो दफ्तर है, अगर उसके अंदर जो अपन को कागज़ मिले हैं, जो रिपोर्ट मिली है, उन रिपोर्टों के माध्यम से हम अंग्रेज़ों की नीतियों को तो समझ सकते हैं। लेकिन वहाँ की उस समय की जो जनता थी उन जनता की नीतियों को कैसे समझे, जनता की क्या परिभाषा थी, उनको समझने के लिए अपन को वहाँ के उस समय के जो लोग थे जिन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखी हो, जैसे मान लो यात्रा वृत्तांत, किसी ने अपनी आत्मकथा लिखी है, मान लो क्या लिखी है? आत्मकथा। ठीक है। किसी ने मान लो कोई जीवनी लिखी है, किसी ने अपनी डायरी लिखी है। इनके माध्यम से उस समय की जो उस समय की जो गरीब जनता थी उनके बारे में पता लगता है। तो अंग्रेज़ों के बारे में अगर आपको जानना है कि अंग्रेज़ों की क्या नीतियाँ थी, भारत के लिए किस प्रकार वो कार्य करते थे, उनके फैसले किस प्रकार के थे, तो अपन उन अंग्रेज़ों के जो दफ्तर थे उनके माध्यम से पता लगा सकते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों के अलावा उस समय की जो जनता थी उन जनता के बारे में अगर जानना है तो आपको उस समय के जो लोग थे उन लोगों में जिसका यात्रा वृत्तांत है या उस समय की जो आत्मकथाएं लोगों द्वारा लिखी गई हैं या उनके समय जो जीवनी लिखी गई है उनको पढ़कर उस समय की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कंडीशन या स्थिति को अपन अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये जो यात्रा है या जीवनी है या आत्मकथा है वो उस समय के जो अधिकतर अमीर लोग थे उनका काम था, क्योंकि अमीर लोग ही पढ़ा लिखा हुआ करते थे। हर कोई व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता। तो फिर उस समय की कंडीशन जो पढ़े लिखे हुए नहीं थे उनकी जानने की कैसे प्रक्रिया हो सकती है। तो इसके लिए भी अलग अलग तरीके हैं कि उस समय की जो आत्मकथा है जो गरीब लोगों द्वारा लिखी गई है उनको पढ़कर उस समय की गरीब जनता के बारे में अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय की वास्तविक आर्थिक कंडीशन क्या रही होगी। तो अलग अलग समय में अलग अलग लोगों द्वारा लिखी गई किताब या माध्यम के रूप से
हम उनके बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं अपन। अपने ये देख लिया है कि किस प्रकार अंग्रेजों दफ्तर थे उनमें जो रिकॉर्ड किए गए उनका किस प्रकार संयोजन कर रखा गया। अब जो अपनी हेडिंग है वो है सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। जब भारत के अंदर अंग्रेजों ने अपनी औपनिवेशीकरण जो प्रक्रिया है वो जब लागू कर दी थी, अंग्रेजों ने भारत के अंदर भारतीय लोगों को गुलाम बनाकर रख दिया। उसके बाद अंग्रेज यहाँ पर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अलग अलग जगह पर क्या करने लगे, सर्वेक्षण करने लगे। उस समय अंग्रेजों ने गांव-गांव में जाकर सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया है। अंग्रेज उस समय गांव में जाकर वहाँ की जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता चेक करने लग गए कि गांव की मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, गांव के अंदर जो खनिज मिलने वाले हैं उन खनिज का किस प्रकार प्रयोग करना है, गांव के जो प्राकृतिक संसाधन है उन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार करना है। तो प्राकृतिक संसाधन। तो जब भारत के अंदर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से साम्राज्य विकसित हो गया, पूर्ण रूप से वहाँ पर भारत के अंदर अंग्रेजों की राजनीति चलने लग गई, तो अंग्रेजों ने अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग गांवों की जो खनिज हैं या मिट्टी हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब सर्वेक्षण जो धीरे धीरे बढ़ने लगे अंग्रेजों का, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि हमारा जो व्यापार है वो बढ़ता जाए। हम भारत के जो खनिज हैं, भारत के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, भारत की जो मिट्टी है उस मिट्टी से उत्पन्न होने वाली जो चाय हैं या कॉफ़ी हैं या यहाँ की जो नील की खेती है, उनको हम अच्छी तरह से तैयार करवा करके कम रुपयों में खरीद करके हम क्या करें, भारत से निर्यात करें यूरोपीय देशों के अंदर, और हमारी जो आय है वो बढ़ती जाए। तो इस बात के लिए धीरे धीरे क्या बढ़ने लग गया, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, धीरे धीरे सर्वेक्षण का महत्व बढ़ने लग गया। तो मेरे हिसाब से आपको ये पता लग गया होगा कि सर्वेक्षण का महत्व क्यों बढ़ने लग गया। क्योंकि अंग्रेजों की क्या नीति थी कि भारत को लूटना। अंग्रेज ये चाहते थे कि हम भारत के अंदर क्या करें, खनिज का, प्राकृतिक संसाधनों का या मिट्टी का प्रयोग करके यहाँ की जो खनिज संपदा है उनको प्रयोग करके वो यूरोपीय देशों में बेच सकें। तो भारत के अंदर जो मिट्टी की गुणवत्ता है उनका प्रयोग करके यहाँ अंग्रेज नील की खेती करवाने लग गए। ये जो नील की खेती है ये अंग्रेजों ने अपने खेत के माध्यम से, किसान के माध्यम से अनेक प्रकार से अलग अलग तरीके से करवाने लग गए। इससे क्या होने लग गया कि जो खेत की उपजाऊपन मिट्टी है वो धीरे धीरे नष्ट होने लग गई। किसान अपने खाने के लिए गेहूँ या और अन्य खाद्य पदार्थ बोने की इच्छा रखते थे, लेकिन अंग्रेज उनको नील की खेती के लिए बाध्य करते थे। अब जब अंग्रेज किसान को नील की खेती के लिए बाध्य करेंगे और उस नील की खेती से उत्पादन होने वाली जो सामग्री है उनको अंग्रेज क्या करते थे, कम पैसों में खरीदते थे, और कम पैसों में खरीदने के बाद में अंग्रेज उनको यूरोपीय देशों में, कौन से देशों में, यूरोपीय देशों में निर्यात करते थे। क्या करते थे, निर्यात का मतलब ये होता है कि किसी एक देश के अंदर अगर उत्पादन किसी वस्तु का ज़्यादा हो रहा है तो उस वस्तु को अन्य देश में बेचना निर्यात कहलाता है। इसका जस्ट उल्टा होता है आयात। क्या होता है, आयात का मतलब ये हुआ कि किसी देश में अगर कोई वस्तु कम है, तो उस देश के द्वारा अन्य देश से कोई वस्तु खरीदना क्या होता है, आयात होता है। तो अंग्रेजों ने इस राजनीति के माध्यम से, इसकी नीति के माध्यम से भारत की जो खनिज संपदा है या प्राकृतिक संपदा है उनका प्रयोग करके अपने व्यापार को बढ़ाने लग गए। किसको बढ़ाने लग गए, व्यापार को। और अंग्रेज धीरे धीरे अमीर होते गए। जो अंग्रेजों का जो अमीर वर्ग था वो धीरे धीरे गरीब वर्ग पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, और गरीब लोग और गरीब होते गए, अमीर लोग और अमीर होते गए। इस प्रकार अमीरों के बीच में और गरीबों के बीच में एक बहुत बड़ी दरार या खाई बनती गई। तो अंग्रेजों की इस राजनीति से अमीर लोग और अमीर होते गए, अमीर लोग और अमीर होते गए। ठीक है,
और जो गरीब लोग थे वो और गरीब होने लगे। तो गरीब लोग और गरीब होते गए। इस प्रकार भारत के अंदर एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग अलग अलग भागों में बंट गया और अमीरों के बीच में और गरीबों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई बन गई। आपसी खाई की वजह से भारतीय लोगों के बीच में मतभेद पैदा होने लग गए और इस मतभेद की वजह से भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर आंदोलन होने शुरू कर दिए। तो अंग्रेज़ों की इस राजनीतिक व्यवस्था की वजह से, इनकी कूटनीति नीति की वजह से अमीर लोगों के बीच में और गरीब लोगों के बीच में लड़ाई होने लग गई और भारत की उस समय की राजनीतिक और आर्थिक कंडीशन खराब होने लगी। तो अंग्रेज़ों ने अलग अलग गांवों में सर्वेक्षण जब शुरू किया तो वहाँ की मिट्टी को देखना शुरू कर दिया कि वहाँ किस प्रकार का खनिज है। उन खनिजों का प्रयोग करके अलग अलग जगहों पर बेच करके अपनी व्यापार जो कंडीशन है उनको सुधारना अंग्रेज़ों का मूल उद्देश्य था। उसके बाद में अंग्रेज़ों ने वहाँ की जो यातायात साधन हैं, जो परिवहन के साधन हैं, उन परिवहन के साधन में भी क्या करने लगे, सुधार करने लगे। तो परिवहन के जो साधन थे उसमें क्या होने लग गया, सुधार। क्योंकि अंग्रेज़ों को एक जगह से दूसरी जगह के लिए कुछ साधन या कुछ वस्तुओं को लेकर आना या खरीदना, ले जाने के लिए उन्होंने परिवहन सुविधाएं शुरू कर दी और अलग अलग जगहों पर उन्होंने रेलगाड़ियाँ बनाकर वहाँ से चलाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने अनेक वन या जंगलों के अंदर सर्वेक्षण शुरू कर दिया कि वहाँ की किस प्रकार की खनिज हैं या किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है। वहाँ की जो बहुमूल्य लकड़ी है, जैसे बहुमूल्य लकड़ी की बात करें तो चंदन की लकड़ी, किसकी लकड़ी, चंदन की लकड़ी का प्रयोग करके अंग्रेज अपनी व्यापार की जो कंडीशन है उसको सुधारने लग गए। उसके बाद अंग्रेज़ों ने अपनी जो कंडीशन है उसको सुधारने के बाद में अंग्रेज़ों की जो सारी हैं राजनीति वो बढ़ती गई। अंग्रेज़ों का जो दबदबा है वो बढ़ता गया। भारत गुलाम देश था, भारत की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कंडीशन खराब होती गई और भारत के अंदर अलग अलग प्रकार से गरीब लोगों पर अत्याचार होने लग गया। अब जो अगला जो हेडिंग है वो आपकी क्या है, अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता चलता है। उस समय जो रिकॉर्ड्स थे भारत के अंदर, उस समय अंग्रेज़ों द्वारा रिकॉर्ड्स तैयार किए गए, उन रिकॉर्ड्स को पढ़ करके हमें क्या पता चलता है और हम उसके बारे में क्या विचार रखते हैं। तो अंग्रेज़ों द्वारा जो रिपोर्ट्स तैयार की गई, उन रिपोर्ट्स को पढ़कर हम ये कह सकते हैं कि उस समय की जो अंग्रेज़ राजनीति थी उससे भारतीय लोगों को किस प्रकार फ़ायदा होता था या भारतीय लोगों को किस प्रकार का नुकसान होता था। तो अंग्रेज़ के जो नीतिगत राजनीति थी, जिसमें बात करते हैं नीतिगत फैसलों की, जो हमने अभी देखा था, उस समय की जो योजनाएँ थी, उन योजनाओं के बारे में अपन देख लेते हैं। उस समय के जो राजनीतिक पहलू थे जिसके अंदर लोगों के ऊपर न्याय या अन्याय की बात कर सकते हैं हम, तो इन वजह से अपन ये कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों से जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उनकी अंग्रेज़ों की जो राजनीतिक कंडीशन थी वो क्या थी। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेज़ों ने जो बातें लिखी हैं वो उस समय की कंडीशन सही है या गलत है, क्योंकि अंग्रेज़ अपनी खुद की बातें व्यवस्थित रूप से और अपने के बारे में लिखते थे। उस समय गरीब लोगों की क्या कंडीशन थी, इसको अपन समझने के लिए वहाँ की जो आर्थिक और राजनीतिक कंडीशन के बारे में लिखने वाले समाज सुधारक थे उनको पढ़ना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको समाज सुधारक के बारे में जानना ज़रूरी है। तो उस समय जो समाज सुधारक बने, जिसमें एक नाम आता है राजा मोहन राय, जिसे आपने नाम सुना होगा, मोहन राय, ठीक है। एक और नाम आता है दयानंद सरस्वती। विवेकानंद का भी नाम सुना होगा आपने, विवेकानंद। ये ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने उस समय की कंडीशन को भारतीय जनता के लिए सुधारा, उनके लिए उन्होंने काम किया और इनको पढ़कर हम उस समय की कंडीशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं वो उस समय की कंडीशन थी, ठीक है। तो ये जो बातें बताई हैं और ये आपको ध्यान रखनी है, किताब हो तो किताब से पढ़ लेना और आपका ये जो पाठ है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। बाकी पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर।